हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर जॉब एकेडमी में। यदि आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, केवीएस, डीएसएसएसबी तथा अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ आपको प्रत्येक विषय की तैयारी बहुत ही सरल भाषा, सटीक उत्तरों और विस्तृत व्याख्या के साथ करवाई जाएगी ताकि आप एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए अभी टीचर जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई क्लास की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस क्लास में आपको यूपी टेट के एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इस क्लास को कराने का मकसद यही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कराए जाएं। इस क्लास में आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यानी आपको प्रश्न और इसका सही उत्तर और इसके साथ एग्जाम से जुड़े पॉइंट आपको बताए जाएंगे, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ ही आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन 1 मौर्य काल, ऑप्शन 2 वैदिक काल, ऑप्शन 3 गुप्त काल, ऑप्शन 4 वर्धन काल। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 गुप्त काल। दोस्तों अब एग्जाम पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। इस दौरान शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। देश में शांति और समृद्धि का वातावरण था। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 औरंगजेब। दोस्तों 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी हुई है और अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब इसका उपयोग अपने निजी इबादत स्थल के रूप में करता था। चलिए दोस्तों आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 इलाहाबाद, ऑप्शन 2 सिकंदराबाद, ऑप्शन 3 कानपुर, ऑप्शन 4 आगरा। आप अपना उत्तर सोच लीजिए। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 4 है? यदि हां तो बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 आगरा। दोस्तों अब एग्जाम पॉइंट देखते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। उसने आगरा को अपना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। बाद में मुगल शासकों ने भी आगरा को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 हुमायूं, ऑप्शन 3 शेर शाह सूरी, ऑप्शन 4 मोहम्मद गजनवी। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सभी स्टूडेंट्स आसानी से उत्तर दे देंगे। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों को एक साथ लाना था। ध्यान रहे, दीन-ए इलाही कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक धार्मिक विचारधारा थी। अब अकबर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। उसका शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रश्न से 3 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। 1542 ईस्वी अकबर का जन्म, 1556 से 1605 ईस्वी अकबर का शासनकाल, 1582 ईस्वी दीन-ए इलाही की स्थापना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 हर्षवर्धन। दोस्तों वेनसोंग चीन का एक प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था। वह 629 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। वेनसोंग ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, समाज, संस्कृति और धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। आज हमें उस समय के भारत के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी वेनसोंग के लेखों से ही मिलती है। तो इस प्रश्न से 3 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। 629 ईस्वी वेनसोंग का भारत आगमन, 606 से 647 ईस्वी हर्षवर्धन का शासनकाल,
वेनसोंग चीन का प्रसिद्ध बौद्ध यात्री। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन 1 भूलाभाई देसाई, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 4 CR दास। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 भूलाभाई देसाई। दोस्तों अब इस प्रश्न के एग्जाम पॉइंट देखते हैं। 1945 ईस्वी में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। इन सैनिकों के बचाव के लिए जो वकीलों का दल बनाया गया था उसकी अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। इस दल में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी और इसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा, इसलिए कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली हैं? ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 3 चहूदड़ो, ऑप्शन 4 हड़प्पा। सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 चहूदड़ो। दोस्तों चहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था और यहां से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इस सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। वक्राकार ईंटें चहूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ऑप्शन 1 2 सदस्य, ऑप्शन 2 10 सदस्य, ऑप्शन 3 12 सदस्य, ऑप्शन 4 15 सदस्य। सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 12 सदस्य। दोस्तों अब एग्जाम से जुड़े पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की है ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकें। आपको मैं और भी बेहतर कंटेंट देना जारी रखूंगा। इसीलिए आप अपने चैनल टीचर जॉब एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट यूं ही मिलता रहे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन 1 धर्मपाल, ऑप्शन 2 गोपाल, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 बालादित्य। चलिए जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 धर्मपाल। दोस्तों अब एग्जाम से जुड़े पॉइंट देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार के निर्माता धर्मपाल थे। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। इस महाविहार का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वर्तमान में यह ऐतिहासिक स्थल बिहार में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 हरियाणा। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सभी स्टूडेंट्स आसानी से उत्तर दे देंगे। जी हां बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 राजस्थान। दोस्तों कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां से जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी खोज ने हमें उस समय की कृषि व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, ऑप्शन 2 बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ऑप्शन 3 बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, ऑप्शन 4 बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। चलिए जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। दोस्तों सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, लेकिन तापक्रम विलोमता टेम्परेचर इन्वर्जन में यह स्थिति उलट जाती है। इसमें नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा गर्म होती है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ने लगता है। इसी असामान्य स्थिति को तापक्रम विलोमता कहा जाता है। तो इस प्रश्न से एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, विलोमता इज इक्वल टू उल्टी स्थिति। ऊंचाई बढ़े तो तापमान भी बढ़े। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? ऑप्शन 1 फ्लैश कार्ड, ऑप्शन 2 मानचित्र, ऑप्शन 3 बैरोमीटर,
ऑप्शन 4 कैलेंडर। सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 मानचित्र। दोस्तों, भूगोल में स्थान, दिशा और क्षेत्र को समझने के लिए मानचित्र सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री माना जाता है। मानचित्र की सहायता से हम देशों, राज्यों, नदियों, पर्वतों और महासागरों की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। यही कारण है कि भूगोल शिक्षण में मानचित्र का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन 1 मक्का, ऑप्शन 2 जौ, ऑप्शन 3 गेहूं, ऑप्शन 4 धान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 गेहूं। दोस्तों, सोनालिका गेहूं की एक उन्नत अर्थात HYV प्रजाति है। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है, जिसके कारण किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। हरित क्रांति को सफल बनाने में भी सोनालिका गेहूं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण किस्म है। अब जल्दी से एग्जाम से जुड़े पॉइंट भी देख लेते हैं। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि मशीनों के व्यापक उपयोग को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। प्रमुख फसलें हैं गेहूं और चावल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बाजरा के लिए बीज दर कितनी होती है? ऑप्शन 1 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन 2 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन 3 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन 4 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों, बाजरा की बुआई के लिए सामान्य बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। इस बीज दर से खेत में पौधों की उचित संख्या बनी रहती है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। यही कारण है कि किसानों को बाजरा की खेती में सही बीज दर का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ऑप्शन 1 टपक सिंचाई विधि, ऑप्शन 2 कूंड विधि, ऑप्शन 3 छल्ला विधि, ऑप्शन 4 प्रवाह विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 टपक सिंचाई विधि। दोस्तों, टपक सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस कारण पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। तो इस प्रश्न से एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, टपक सिंचाई सबसे अधिक पानी की बचत, बूंद बूंद पानी सीधे जड़ों तक। इसके अन्य नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार नाम बदलकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अन्य नाम है बूंद बूंद सिंचाई और ड्रिप सिंचाई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आमद शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 तबला, ऑप्शन 2 गायन, ऑप्शन 3 सितार, ऑप्शन 4 नृत्य। सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 नृत्य। दोस्तों, आमद शब्द कथक नृत्य से संबंधित है। आमद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश या आगमन। कथक नृत्य में जब नर्तक या नर्तकी मंच पर प्रवेश करता है तो उस प्रस्तुति के भाग को आमद कहा जाता है। ये कथक की प्रमुख और आकर्षक प्रस्तुतियों में से एक मानी जाती है। इसलिए याद रखिए, आमद इक्वल टू कथक में प्रवेश। अगला प्रश्न है, बंची टॉप एक बीमारी है। ऑप्शन 1 आम की, ऑप्शन 2 लीची की, ऑप्शन 3 केले की, ऑप्शन 4 सेब की। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोस्तों। बंची टॉप एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो केले में होती है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां छोटी और गुच्छे जैसी दिखाई देने लगती हैं। इसके कारण पौधे की सामान्य वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन में भी काफी कमी आ जाती है। आप अन्य फलों से संबंधित बीमारियां भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे केला में बंची टॉप, पनामा विल्ट, आम में मैल फॉर्मेशन या एंथ्राकनोज, सेब में स्कैब, अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू, संतरा में कैंकर। दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां करवाया था? ऑप्शन 1 दिल्ली में, ऑप्शन 2 फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन 3 सिकंदरा में, ऑप्शन 4 आगरा में। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचिए, क्या आपका उत्तर ऑप्शन 2 है? यदि हां तो बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह कोई साधारण भवन नहीं था। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था और उनके साथ धार्मिक तथा दार्शनिक विषयों पर चर्चा की जाती थी।
अकबर का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के विचारों को समझना और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना था। इसी धार्मिक विचार विमर्श ने आगे चलकर अकबर को दीन-ए इलाही जैसी विचारधारा की ओर प्रेरित किया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1875 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1870 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1880 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1865 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 1875 ईस्वी। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को वेदों के ज्ञान से जोड़ना और समाज में फैली कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और लोगों को शिक्षा तथा जागरूकता का संदेश दिया। आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज से जुड़े प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 2 लाल मिट्टी, ऑप्शन 3 काली मिट्टी, ऑप्शन 4 लेटेराइट मिट्टी। सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या आपका उत्तर ऑप्शन 3 है? बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन 3 काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता होती है। इसी वजह से काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। चिकनी बनावट कपास की जड़ों के लिए अच्छी होती है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कपास की खेती अधिक होती है। तो इस प्रश्न से 3 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी बराबर ब्लैक कॉटन सॉइल, मुख्य फसल बराबर कपास, विशेषता इक्वल टू नमी धारण क्षमता अधिक। अन्य मिट्टी के बारे में भी आप ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जलोढ़ या दोमट मिट्टी गेहूं गन्ना के लिए होती है। काली मिट्टी कपास के लिए होती है। चिकनी मिट्टी धान के लिए होती है। अम्लीय मिट्टी चाय के लिए होती है। दोमट या लाल मिट्टी कॉफी के लिए होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन फॉल्टिंग द्वारा होता है? ऑप्शन 1 छत्रक शिला, ऑप्शन 2 हिमोड, ऑप्शन 3 विभ्रंश घाटी, ऑप्शन 4 डोलाइन। सोचिए, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 विभ्रंश घाटी। दोस्तों, भ्रंशन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की चट्टानें टूटकर अपने स्थान से खिसक जाती हैं और बीच का भाग नीचे धंस जाता है, तब विभ्रंश घाटी बनती है। भूगोल में इसे रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। नर्मदा घाटी भारत में विभ्रंश घाटी का प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? ऑप्शन 1 पूर्णमासी, ऑप्शन 2 अमावस्या, ऑप्शन 3 प्रथम चतुर्थ, ऑप्शन 4 तृतीय चतुर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 पूर्णमासी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी पूर्णमासी के दिन पड़ता है। इस समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन 2 25 अक्टूबर 1945, ऑप्शन 3 26 अक्टूबर 1945, ऑप्शन 4 25 अक्टूबर 1948। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सभी स्टूडेंट्स आसानी से उत्तर दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर यूएन चार्टर लागू हुआ था। इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और आज दुनिया के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं।
अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 A.O. ह्यूम, ऑप्शन 2 W.C. बैनर्जी, ऑप्शन 3 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 W.C. बैनर्जी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने की थी, इसलिए उन्हें कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कहा जाता है। ये पहला अधिवेशन बंबई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, में आयोजित किया गया था। ध्यान रहे, A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। यही बात अक्सर परीक्षाओं में छात्रों को भ्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन माना जाता है। सुंदरवन अपनी अनोखी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर दुनिया का प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। अब इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। सुंदरवन को वर्ष 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन 1 द हेग, ऑप्शन 2 लंदन, ऑप्शन 3 पेरिस, ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय द हेग में स्थित है। द हेग नीदरलैंड देश का एक प्रसिद्ध शहर है। ICJ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसने अपना कार्य 1946 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का निपटारा करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यू आकार यू शेप्ड की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 पवन द्वारा, ऑप्शन 2 नदी द्वारा, ऑप्शन 3 सागरीय तरंगों द्वारा, ऑप्शन 4 हिम नदी द्वारा। दोस्तों सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 हिम नदी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। जब हिमनद धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वह अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को काटता और घिसता चलता है। इस प्रक्रिया के कारण घाटी चौड़ी और गहरी होकर अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी दिखाई देने लगती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नदी वी आकार की घाटी बनाती है, जबकि हिम नदी यू आकार की घाटी बनाती है। यही तथ्य परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न से 3 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। यू आकार की घाटी हिम नदी बनाती है, वी आकार की घाटी नदी बनाती है, हिम नदी इक्वल टू ग्लेशियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन 1 मेलबॉर्न, ऑप्शन 2 कैनबरा, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 सिडनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 कैनबरा। दोस्तों, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हालांकि सिडनी और मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रसिद्ध शहर हैं, लेकिन राजधानी नहीं है। कैनबरा को विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद और कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान कैनबरा में स्थित हैं। परीक्षा में अक्सर छात्र सिडनी को राजधानी समझकर गलती कर देते हैं, इसलिए इस तथ्य को विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? ऑप्शन 1 सूर्य की ओर, ऑप्शन 2 सूर्य से दूर, ऑप्शन 3 उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व की ओर। अब जरा सोचिए, जब कोई पुच्छल तारा अंतरिक्ष में सूर्य के पास आता है तो उसकी लंबी चमकदार पूंछ दिखाई देने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? दोस्तों, पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिशा में होती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिशा में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली सौर वायु, सोलर विंड और विकिरण पुच्छल तारे के गैस और धूल कणों को सूर्य के विपरीत दिशा में धकेल देते हैं। यही कारण है कि चाहे पुच्छल तारा किसी भी दिशा में जा रहा हो, उसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। अब इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि पूंछ पुच्छल तारे के पीछे होती है, लेकिन वास्तव में उसकी दिशा सूर्य से दूर होती है, न कि उसकी गति की दिशा के अनुसार। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन 1 एवरग्रीन, ऑप्शन 2 आल्टियस सीटियस फोर्टियस, ऑप्शन 3 फॉर एवर हायर, ऑप्शन 4 एवर ऑन वर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 आल्टियस सीटियस फोर्टियस। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य आल्टियस सीटियस फोर्टियस है। इसका अर्थ है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, यानी तेज ऊंचा मजबूत। यह आदर्श वाक्य खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। इस प्रसिद्ध आदर्श वाक्य का प्रस्ताव पियरे डी कुबर्तान द्वारा किया गया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न से 3 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। ओलंपिक आदर्श वाक्य आल्टियस सीटियस फोर्टियस, अर्थ है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, प्रस्तावक पियरे द कुबर्तान। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 मणिपुर। दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन और खेल अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था और इसी के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसलिए याद रखिए, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बराबर इम्फाल मणिपुर में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन 2 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन 3 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन 4 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। इस चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही नहीं, बल्कि मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। यही बात इसे राष्ट्रपति के चुनाव से अलग बनाती है। इसलिए परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। अब इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 25 अगस्त, ऑप्शन 2 29 अगस्त, ऑप्शन 3 30 अगस्त, ऑप्शन 4 31 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 29 अगस्त। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को उनकी अद्भुत हॉकी प्रतिभा के कारण हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इस दिन खेलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 21 जून, ऑप्शन 2 20 जून, ऑप्शन 3 25 जून, ऑप्शन 4 28 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 21 जून। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। आज दुनिया के अनेक देशों में लाखों लोग इस दिन योग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 वर्ग में बनी डिजाइन को, ऑप्शन 2 ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 ज्यामितीय आकारों को। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति।
दोस्तों ज्यामितीय डिजाइन वह डिजाइन होती है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत और अन्य ज्यामितीय आकारों का उपयोग किया जाता है। कला, शिल्प और सजावट के कार्यों में ऐसी डिजाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसे ज्यामितीय आकारों का संयोजन भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिए, ज्योमेट्रिकल डिजाइन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल शेप्स का कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल द्विउद्देशीय डुअल पर्पज है? ऑप्शन 1 सिंधी, ऑप्शन 2 जर्सी, ऑप्शन 3 थारपारकर, ऑप्शन 4 गिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 थारपारकर। दोस्तों, थारपारकर गाय की एक द्विउद्देशीय ड्यूअल पर्पज नस्ल है। इस नस्ल का उपयोग दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसके बैल खेतों में काम करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं, जबकि गाय अच्छी मात्रा में दूध भी देती है। इसी कारण इसे दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल कहा जाता है। थारपारकर नस्ल का मूल क्षेत्र राजस्थान का थार मरुस्थलीय क्षेत्र है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ऑप्शन 1 रेशमी वस्त्र, ऑप्शन 2 सूती वस्त्र, ऑप्शन 3 नायलॉन वस्त्र, ऑप्शन 4 ऊनी वस्त्र। सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 सूती वस्त्र। दोस्तों, गोंद का कलफ स्टार्च मुख्य रूप से सूती वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। कलफ लगाने से कपड़े में कड़ापन, मजबूती और चमक आती है। इसके कारण कपड़े अधिक साफ सुथरे, व्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देते हैं। यही वजह है कि सूती कपड़ों में कलफ का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? ऑप्शन 1 रामदास शर्मा, ऑप्शन 2 जाकिर हुसैन, ऑप्शन 3 अहमद जान थिरकवा, ऑप्शन 4 पंडित किशन महाराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 रामदास शर्मा। दोस्तों, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा और पंडित किशन महाराज भारतीय संगीत जगत के प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं, जबकि रामदास शर्मा तबला वादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर रामदास शर्मा है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 200, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 108, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 213, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 52। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सके। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो राज्यपाल उसके संबंध में कई विकल्प अपना सकता है। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 200 परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 भोपाल, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 हैदराबाद। बताइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? क्या आपका उत्तर ऑप्शन 3 है? बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन 3 लखनऊ। दोस्तों, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये संस्था औषधीय और सुगंधित पौधों पर अनुसंधान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। साथ ही किसानों को नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और आधुनिक खेती की जानकारी भी उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 सल्फाइट, ऑप्शन 2 पेक्टिन, ऑप्शन 3 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 शर्करा। सोचिए, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन 4 शर्करा। दोस्तों, जेली बनाने में शर्करा यानी शुगर का उपयोग परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। शर्करा जेली को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। साथ ही ये जेली में मिठास बढ़ाती है और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद करती है। ध्यान रहे, पेक्टिन जेली को जमाने, जेल बनाने में सहायक होता है, लेकिन परिरक्षक नहीं होता। यही बात परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क में,
ऑप्शन 2 लंदन में, ऑप्शन 3 ब्रुसेल्स में, ऑप्शन 4 पेरिस में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 ब्रुसेल्स। दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इस संगठन की स्थापना सदस्य देशों की सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो अन्य सदस्य देश उसकी सुरक्षा में सहयोग करते हैं। यही नाटो की सामूहिक सुरक्षा की मुख्य अवधारणा है। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? ऑप्शन 1 गैंडा, ऑप्शन 2 शेर, ऑप्शन 3 बाघ, ऑप्शन 4 भालू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 गैंडा। दोस्तों, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का संरक्षण करता है। काजीरंगा अपनी समृद्ध जैव विविधता, घास के मैदानों और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसी विशेषता के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा को गैंडों का घर भी कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? ऑप्शन 1 साइनाइड, ऑप्शन 2 जैंथोफिल, ऑप्शन 3 एंथोसाइनिन, ऑप्शन 4 लाइकोपिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 लाइकोपिन। दोस्तों, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक रंजक के कारण होता है। लाइकोपिन एक प्राकृतिक लाल रंग द्रव्य पिगमेंट है जो टमाटर को उसका आकर्षक लाल रंग प्रदान करता है। इसी कारण पके हुए टमाटर लाल दिखाई देते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए। कैरोटीन गाजर को नारंगी रंग देता है, जैंथोफिल पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है और एंथोसाइनिन लाल, नीला या बैंगनी रंग प्रदान करता है। इसलिए याद रखिए, टमाटर लाल है क्योंकि उसमें लाइकोपिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 राजस्थान। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में की गई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन की गई थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 गोबी मरुस्थल, ऑप्शन 2 सहारा मरुस्थल, ऑप्शन 3 कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन 4 थार मरुस्थल। सोचिए, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहारा मरुस्थल। दोस्तों, सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और कई देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे विशाल गर्म मरुस्थल बनाता है। ध्यान रखिए, भारत का प्रसिद्ध थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन यह सहारा से बहुत छोटा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ऑप्शन 1 वर्ष 1979 में, ऑप्शन 2 वर्ष 1978 में, ऑप्शन 3 वर्ष 1977 में, ऑप्शन 4 वर्ष 1976 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। एग्जाम पॉइंट भी याद रखिए, इन मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। शुरुआत में संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं।
इसलिए याद रखिए 1976 42वां संशोधन मूल कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। एक बार अपना उत्तर सोच लीजिए। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 3 है? यदि हाँ, तो बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था। वह 399 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा पर निकला और लगभग 405 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत पहुंचा। फाहियान ने भारत में कई वर्षों तक रहकर यहाँ के धर्म, शिक्षा, समाज, प्रशासन और लोगों के जीवन का अध्ययन किया। उसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े स्थानों का भ्रमण किया। भारत की यात्रा के बाद उसने अपने अनुभवों को फोकोकी नामक यात्रा वृतांत में लिखा। इस पुस्तक से हमें गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन 1 12वीं अनुसूची, ऑप्शन 2 11वीं अनुसूची, ऑप्शन 3 10वीं अनुसूची, ऑप्शन 4 9वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को विशेष संरक्षण प्रदान करना था। इसी कारण अनेक भूमि सुधार कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया गया। अब इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए याद रखिए, भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्लास के अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 किचन गार्डनिंग, ऑप्शन 2 फ्लोटिंग गार्डनिंग, ऑप्शन 3 वेजिटेबल फोर्सिंग, ऑप्शन 4 ट्रक गार्डनिंग। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। दोस्तों, ग्रीन हाउस में नियंत्रित वातावरण के अंदर सब्जियां उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। इस विधि में तापमान, प्रकाश और नमी को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इसी कारण किसान ऐसी सब्जियां भी उगा सकते हैं जो सामान्य मौसम में नहीं उगाई जा सकती। यानी इस तकनीक की सहायता से बेमौसम सब्जियों का उत्पादन भी संभव हो जाता है। इसलिए याद रखिए, ग्रीन हाउस इक्वल टू वेजिटेबल फोर्सिंग। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने यूपीटेट एसएसटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएगा। यदि आपने आज के सभी कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम टिप्स को ध्यान से समझ लिया है, तो परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यदि आपके मन में इस क्लास से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम अपडेट्स और टीचिंग एग्जाम से जुड़ी उपयोगी जानकारी पाने के लिए आप अपने चैनल टीचर जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए विषय और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। थैंक यू।